चलो चलो बताओ फिर क्या चल रहा था, क्या डाउट, क्या कैसा क्या चल रहा था बताओ। टेस्ट हो गया? यस सर। कैसा था टेस्ट? यस सर। फिर अच्छा था। टेस्ट कैसा था? फिर अच्छा था। सर आसान था। आसान था? क्या स्कोर आ रहा है? यस सर। क्या? स्कोर स्कोर। सर 180। 180 आउट ऑफ 180? यस सर। फिर इसमें तेरे सारे पूरे मार्क्स हैं? यस सर। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से अपना स्कोर बताएं, जिन लोगों ने टेस्ट दिया है क्विकली चैट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं। Good evening, sir. Sir, my name is Nikhil and it's my first class, sir. आपकी आज पहली क्लास है? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। पेपर बहुत इजी पड़ गया था क्या भाई? मार्क्स काफी लोग अच्छे हैं, देखिए इसमें भी कई लोगों के मार्क्स खराब है। रोशनी, विवेक, ज्योति, जिन लोगों ने 160 प्लस मार्क्स अचीव किए हैं इट्स वेरी गुड, है ना। और आप इसी तरीके से आगे अचीव करते रहे 150 160 प्लस सभी लोग। कुछ लोगों के मार्क्स काफी कम है, 120 100, आई थिंक दे हैव वेरी लेस। पेपर बहुत इजी था, इसमें तो बड़े आराम से मार्क्स आने चाहिए। आई डोंट नो व्हाई द मार्क्स आर नॉट अप टू द मार्क। हाँ भैया, रोशनी, ज्योति, जरा आंसर देंगे हमको। अरे भैया कोई है, ज्योति नाम का कोई है, रोशनी नाम का कोई है? अरे मुंह से बोलेंगे प्लीज। ज्योति, रोशनी, आपसे बात कर रहा हूं मैं, रिप्लाई करेंगे आप कुछ? यस सर। हाँ जी बेटा, मार्क्स इतने कम क्यों हैं? सर प्रैक्टिस नहीं थी। प्रैक्टिस कौन करेगा बेटा? बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिस कौन करेगा? सर मैं। आप जानते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। यस सर। नीट का जब एग्जाम होगा तब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आपने प्रैक्टिस की या नहीं की। हाँ जी रोशनी। रोशनी, आई वांट टू लिसन टू यू, यस लिसन सर। फ्रॉम यू। हाँ जी, मार्क्स इतने कम क्यों हैं? अरे सर भाई कुछ बोलोगे? मैथमेटिकल टूल्स में। मैथमेटिकल टूल्स में कम क्यों है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाई? सर थोड़ी बहुत इजी प्रैक्टिस चेन रूल में रह गए थे। बहुत सॉरी सर, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन। क्वेश्चन थे यार। चेन रूल का तो शायद एक या दो क्वेश्चन होगा हार्डली, बस। बहुत ही सॉरी सर, बेसिक क्वेश्चन थे। इंटीग्रेशन। वही तो कह रहा हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा ना बेटा। क्यों रह रहे हैं, बाकी लोग कर पा रहे हैं, आप भी क्यों रह रहे हैं? रीजन है कुछ आपका कि आपने प्रॉपर नहीं किया? एनी रीजन आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाए अच्छे से? नो सर। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। यही रीजन आपके डॉक्टर ना बनने के भी हो सकते हैं, ध्यान रखें इस चीज को।
अगर आप इसी तरीके से एक चैप्टर का कोई टॉपिक छोड़ते चले गए हर चैप्टर में, डॉक्टर बनना मुश्किल हो जाएगा बेटा। ओके सर। तो ध्यान रखो बेटा, सबके आप अपने देखे ना, आपने चैट बॉक्स में सबके मार्क्स देखे आपने, 150, 155, 160, 65, 70, 75, 80, मतलब ये है इस रेंज में आ रहे हैं सबके मार्क्स, और आपके मार्क्स 100, 120 के रेंज में आ रहे हैं। तो आप खुद देखो कि आप ये 30-35 लोगों की क्लास में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपको तो यार 16 लोग 18 लोगों से कंपटीशन करना है, फिर आप कहाँ ही स्टैंड करोगे अपने आप को, कहाँ आप खड़े होगे बेटा, कैसे डॉक्टर बनने की सोच सकते हैं हम फिर। मेहनत करें बेटा, स्टार्टिंग से अगर आप फिजिक्स में मेहनत अगर ऐसे कर दोगे, वीक कर दोगे, फिर आएगी फिजिक्स तो खत्म हो जाएगी बेटा, परेशान हो जाओगे। चलो फिर, चलो गाइस, एनी डाउट्स? तारिक, वेयर इज तारिक? यस सर। बेटा तुम्हारे स्कोर जिस हिसाब से तुमने मुझे बताया था, उस हिसाब से आपके स्कोर्स मेरे को नहीं आ रहे, क्या बात है? आपने बोला था कि मैंने ये चीज कंप्लीट कर रखी है, ये भी कंप्लीट कर रखी है, और उसके बावजूद भी आपके स्कोर उस लेवल पे नहीं आ रहे जिस लेवल पे आने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप जो बता रहे हैं। रीजन? सर वो मैथमेटिकल टूल्स में शायद कुछ गलती हो गई होगी। नहीं तो शायद मतलब आपने गलतियां चेक भी नहीं की? सर उसमें नहीं करी मैंने अभी। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। टेस्ट की सबसे पहले गलतियां तो टेस्ट के तुरंत बाद चेक होनी चाहिए बेटा। सर नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा कभी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया था कि सर मैंने मैथमेटिकल टूल, आप पहली क्लास की बात कर रहा हूं मैं, आपने जब पहली क्लास में मुझे बताया था कि सर मैंने इंटीग्रेशन कैलकुलस वगैरह ऑलरेडी कर लिया और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, आई होप ये आपके स्टेटमेंट थे, आपको याद होंगे, है ना। उसके बाद यस सर। हम लगभग उसी टॉपिक का टेस्ट ले रहे हैं, और आपसे ऊपर कहीं बच्चे बहुत सारे बैठे, अगर आप देख पा रहे हो तो लोग 170, 175, 180, 165 अचीव कर रहे हैं, और आप 150 की रेंज में रह गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम आगे भले कर रहे हो तैयारी, लेकिन पीछे वाली चीजें हमारी पूरी अप टू द मार्क नहीं है, एंड टेस्ट पेपर बहुत ही सीधा नेक्स्ट बेटा। टाइम कभी नहीं होगा वैसे। चलो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये क्वेश्चन ना पूछना पड़े आपसे जो मैंने आज आपसे पूछा। करेक्ट, मैं वैसे 150 वालों को मैं कुछ नहीं पूछा था, बट मैंने आपको स्पेसिफिकली कुछ पूछा है, उसका रीजन है, एंड आई होप कि आप नेक्स्ट मुझे टाइम ये नहीं होगा क्वेश्चन, कभी। बिल्कुल आई होप कि आप मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछने की दोबारा से बिल्कुल भी मुझे जरूरत ना पड़ने दें। चलिए, एनी डाउट्स? अभी तक के में कोई डाउट किसी को? सर क्वेश्चंस तो अभी विजिबल नहीं है ना? हाँ, मैं यही क्वेश्चन पूछना था, क्या आपको टेस्ट रिव्यूज अभी विजिबल हो गए हैं कि नहीं हुए? नो सर। सर अभी नहीं हुआ। नहीं हो रहा है भाई। चलिए, हर सर है क्या? हर सर? कॉल पे है क्या हर सर? हाँ जी सर। चलिए, अरे सर ये रिव्यू वाला ऑप्शन कुछ पता किया क्या? हाँ जी। ये कमल सर वगैरह से जरा एक बार पता करना, ये टेस्ट रिव्यू वाले ऑप्शन अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, मैं चेक क्योंकि करवाता हूँ। बच्चों को यार टेस्ट के बाद टेस्ट रिव्यू बहुत जरूरी है। मेरी बात हुई थी ऑलरेडी भरत सर से एक बार, तो उन्होंने बोला था कि जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार आप कंफर्म कर लेना कि कब तक हो रहा है, क्योंकि बच्चों को आपको देना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, एक बार हाँ, एक बार थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। ओके सर। ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? चलो, अभी तक कोई डाउट? अभी तक जो चीजें अपन ने पढ़ी वहां तक कोई डाउट? नो एनी सर। डाउट? चलिए आगे बढ़े। आई थिंक हमारा मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो गया था, या कुछ रह गया था बेटा, कोई बताएगा मुझे? सर मैक्सिमम और मिनिमम तक सर हो गया आपने था। लॉक कराने के लिए बोला था। यस सर। वेरी गुड, हो थैंक गया। यू सर। हाँ मैक्सिमम। लॉग रह गया था, राइट? तो चलो आज अपन लॉग की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, 10 मिनट में लॉग खत्म करेंगे। मैंने कहा जरा देखो, अगर मैं बोलता हूं 100 की पावर, सॉरी ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है? 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3,
आप बोलते हो कि सर इसी को अगर मैं एक बार नीचे की तरफ लेके आऊं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो बस बात खत्म। 10 की पावर 3000 होता है तो आप बोलोगे log of 1000 बेस 10, log of 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो गया, 10 की कितनी पावर करूंगी ये आ जाए मुझे। अगर log of 1000 बेस 10 दिया गया है इसका मतलब क्या है, 10 की वो पावर बता दो जिससे ये आ जाए, दैट इज 3। log का मतलब बस इतना ही है, क्लियर है। आप बोलोगे कि सर अगर मान लो log of a बेस b इज इक्वल टू x लिखा है, ये होता है बेस, इसको हम बोलते हैं बेस, ये बोलते हैं log of a बेस b इज इक्वल टू x लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर सर की पावर x होकर के जो हमारा आएगा वो a आएगा हमारा नंबर। इसका मतलब क्या है, b की पावर x इज इक्वल टू a होगा। क्या ये बात क्लियर है? लॉग का मतलब बस इतना सा होता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो लॉग सब कुछ क्लियर है। ये चीज है, अगर आपको ये चीज दी गई तो कैसे इसे लॉग में लिख सकते हो, अगर ये दिया गया तो इसको कैसे आप लिख सकते हो, बस इतनी सी बात है। मैंने कहा जैसे ही आप बोलते हो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n होता है x की पावर m प्लस n। अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर दूंगा तो देखो लॉग ऐसा हो जाता है, लॉग ऑफ x सॉरी log of m into n। अगर ऐसा लिखा है that will be equal to log of m plus log of n। ठीक है, आप बोलते हो कि सर ये कहां से आया होगा, सर बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी कहीं से हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं कि log of m into n। अच्छा, जब भी यहाँ बेस कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब बेस 10 है। अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि बेस क्या है, 10 है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, राइट। ये छोटी छोटी बातें बस आपको बतानी थी। अगर log of m into n is equal to log of m plus n का मतलब क्या है कि अगर log of दे रखा है 6 दे रखा है, that can be written as log of 2 plus log of 3। log of 6 is equal to क्या लिख सकते हो, log of 2, जो कि log of 2 into 3 लिख सकते हो 6 को। इसको क्या लिख सकते हो, 2 into 3, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या याद रखनी है, log of m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू log of m माइनस log of n। ये वाली आइडेंटिटी भी याद रखनी है। अगर log of m by n है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, log of m माइनस log of n बोल सकते हो। ये एक दूसरी आइडेंटिटी है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा सर अगर यहाँ बेस कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब बेस 10 है। कभी कभी आपको बेस e लिखा होता है, इसको हम ln x भी बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं नेचुरल लॉग। e क्या है यहाँ पे, वही नेपियर्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। अगर लॉग के बेस में e दे रखा हो तो हम उसको log ऑफ x बेस e बोल देते हैं या फिर ln x भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, नेचुरल लॉग है, इसका मतलब बेस e की बात की जा रही है। आपने जो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले आपने अगर बताए होंगे, देखो log ऑफ 1 by x या log ऑफ x बोलते हैं तो बेसिकली log बेस e यूज करते थे वहां पे, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा हो। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ln x या log ऑफ बेस e x लिखते थे उसको। e यहाँ पे क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही एक और आइडेंटिटी आप बोल सकते हो, log ऑफ a बेस b को अगर मुझे बेस चेंज करना है, मेरे पास बेस b है, मुझे बेस c में अगर वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो दैट कैन बी रिटन एज log ऑफ a बेस c अपॉन log ऑफ b बेस c। मेरे पास देखिए log ऑफ a बेस b था, मुझे बेस c में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, ऊपर वाले को ऊपर ले लो log ऑफ a बेस c, नीचे वाले को नीचे ले लो log ऑफ बेस b c। ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कहाँ यूज होता है, जब आपको log बेस 10 को log बेस e में कन्वर्ट करना हो तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, या वाइस वर्सा।
जनरली हमारे स्टैंडर्ड बेस ई होता है या लॉग बेस 10 होता है, या तो बेस ई होता है या बेस क्या होता है 10 होता है, क्योंकि हमारे अनंता सईद, अनंता बेटा क्या बात करना चाह रहे हो आप? अनंता आपसे बात कर रहा हूं, आपने चैट बॉक्स पे कोई मैसेज दिया है, आप मुझसे बात करेंगे प्लीज? नेटवर्क प्रॉब्लम, आप मेरी क्लास चल रही है, आप इस टाइप के क्वेश्चन बीच में पूछ रहे हैं, मतलब आपका ये चीज मैं बता रहा हूँ उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप अगर ध्यान नहीं दे रहे बहुत अच्छी बात है, बट आप ऐसे चैट बॉक्स पे लिख के बाकी लोगों का ध्यान डिस्टर्ब ना करें प्लीज। आप इसको पर्सनली भी पूछ सकते हैं, आपके पास एकेडमिक्स के नंबर दे रखे हैं, आप उनसे डायरेक्टली पूछ लो आप क्या पूछना चाह रहे हो। मतलब मैं यहाँ पे कोई चीज यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और आप इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप कर रहे हो। आप नहीं ध्यान से सुन रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मत सुनिए, बट प्लीज आप बीच में इस टाइप के क्वेश्चन पुट अप करके चैट बॉक्स में बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। आप मजबूर कर देते हैं मुझे हाथ वर्ड यूज करने पे। मैं सोचता हूँ किसी को मैं डांटू नहीं, किसी पे नाराज नहीं हूँ, बट आप बताइए मैं यहाँ पे कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, मेरा माइंड अगर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है तो बाकी लोगों के लिए क्या हो सकता है? It shows that I am telling you something and you are not listening to me even, because these things are running in your mind. मतलब जो चीज मैंने बताई है आप एकदम ब्लैंक है इस चीज में, ये मान के चलिए आप। जो चीज आपको मिल रही है सामने, जिस क्लास मिल रही है वो आपको नहीं चाहिए, आपको पता नहीं कौन सा सब्सक्रिप्शन चाहिए आपको। अरे बेटा अभी जो मिल रहा है वो तो ले लो यार। क्या ये बातें क्लियर है? यस सर। तो आप बोलोगे बस लॉग में इतना ही है, ये 3-4 आइडेंटिटी मुझे याद रखेंगे तो मेरा लॉग का काम बन जाता है। लॉग बेस 2, लॉग ऑफ 2 बेस 3 ये वैल्यू होती है 0.3010 और log of 3 बेस 10 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4771। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, ये तो मैं श्योर हूँ, ऑलमोस्ट ये भी शायद श्योर ही हूँ। ये दो स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर आपको ये याद आ जाती है तो ये भी काफी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। लॉग का मतलब यही है, मेन इंपॉर्टेंट लॉग है ये चीज आपको समझ में आ गई तो लॉग में फिर कुछ भी नहीं बचता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये तो बाकी आइडेंटिटी है, जैसे ये यहाँ से कन्वर्ट हो गया तो इसमें आ गया, ऐसे एक्स एम की पावर डिवाइड बाय एक्स की पावर एन होता था तो क्या होता है एम माइनस एन होता था, तो उससे आइडेंटिटी ये बन जाती है ना। तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो लॉग में, अगर आपको कैसे कोई डाउट हो। बता दिया मैंने, वैसे तो आपको केमिस्ट्री वगैरह में भी थोड़ा बहुत पीएचडी वगैरह निकालना होगा तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को फिजिक्स में कई बार यूज होता है तो आप लोग परेशान नहीं हो, इसलिए मैं बता जरूर देता हूँ एक बार, और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके। मैथ्स की बातें जितनी हमें मतलब की है बस उतनी ही सीखने, उतना काफी है। चलो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक नया बच्चा भी है क्लास में तो डेफिनेटली उसको मैं बता दूं कि नया चैप्टर फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले का आप किसी की हेल्प से नोट ले सकते हैं। रिकॉर्डेड ऑलरेडी जो चीजें हैं, पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन ऐप है हमारी, वहीं पे आपको डीपीपीज मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जो कि वहाँ पे अभी तक जितनी भी मिली है आपको एक्सेसिबल होंगी, और वहाँ पे ही आपके प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। अभी तक जो चीज हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, थोड़ा सा डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा जरूर कि आगे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो आप अगर प्रीवियस फिजिक्स का कवर कर रहे हैं तो पहले वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स प्रायोरिटी पे कवर कर लें। ठीक है,
ओके सर। सर वेक्टर्स हुए, क्या हुआ बेटा? सर वेक्टर्स अभी आपने करवाए नहीं है। अच्छा, मैंने वेक्टर्स नहीं कराए क्या? नो सर सर। मैथमेटिकल टूल्स हो गए। नो सर। अरे मेरे दिमाग में क्यों था कि हमने वेक्टर्स कर लिए। आई डोंट नो। चलो, हाँ सर। हाँ सर। चलो क्या, एक्चुअली मैंने इस लेक्चर को मोशन स्टेट हाँ टाइम जी के सर। नाम से दे दिया था। अरे सर, लेक्चर का बच्चों ने बताया कि एक टॉपिक बीच में नहीं हुआ है तो हम वो करने वाले हैं, टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। है ना? तो उसे वेक्टर्स कर देना, मोशन स्ट्रेट लाइन जो आपको बताया था। हाँ ठीक है सर, ओके। हाँ हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली मेरे दिमाग में था, हमने वो चीज कवर कर ली है, तो मैंने नेक्स्ट टॉपिक का नाम दे दिया था। वेक्टर्स नाम कर देना उसका नया, वो भी ओके फ्रेश। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। चलो, तो फिर अपन बात करें वेक्टर्स पे। तो बेटा कनिष्क नाम था, क्या नाम था बेटा नए बच्चे का, जरा एक बार मेरे को जरा फिर से बता देंगे। सर निखिल। गुड इवनिंग सर। हाँ कनिष्क बेटा, फिजिक्स में हम कुछ चीजें कर चुके हैं, उसमें मैथमेटिकल टूल्स ऐसा है जो कि आपके काफी यूज होने वाला है। यस सर। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल 2 लेक्चर में हमने कवर किया, 2 या 3 लेक्चर्स में, बहुत ज्यादा में नहीं किया हुआ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है। ओके ठीक है, सर। उसको आप रिकॉर्डेड लेक्चर से प्रायोरिटी पे पहले कवर कर लें। पुराना चैप्टर आप फिर भी छोड़ सकते हैं फॉर टाइम बिंग। बस कुछ नहीं बचा खाने के लिए। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर आप बाद में कवर कीजिए, पहले मैथमेटिकल टूल्स कवर कर लेना। ओके सर। बाकी आप किसी से हेल्प से या तो कोई आपका जानने वाला ऑलरेडी है जो इस क्लास में एग्जिस्ट करता हो, क्या सर? आपका कोई ऑलरेडी जानने वाला, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई यार, कोई सहेली है कोई आपका इस क्लास में? नहीं नहीं, नो सर। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो वैसे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, बाकी चैट बॉक्स में आप किसी से मेरा नंबर ले लीजिएगा और मुझे आप पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको बाकी हेल्प कर दूंगा। ओके सर। चलिए, और आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बता रखा है कि सर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स। ये 2 चैप्टर आपके पूरी फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टू टिल द वेरी लास्ट। 11th के बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे 12th तक की फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको पहले से बोलता हूँ कि दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। अब मुझे बस एक चीज बता देना, जिसको पता है फिजिकल क्वांटिटीज हमने बात की थी, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो भी ये मास, डेंसिटी, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी, ये सब क्या है? ये है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप में हम डिवाइड कर देते हैं। Physical quantities are divided into 2 types, basically the scalar and the vector. Scalar quantities and vector quantities. अब मुझे कोई बताएगा स्केलर और वेक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है? Anyone सर who knows it? जो डायरेक्शन में स्केलर वाली होती है ना, उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, और जो वेक्टर होती है उनके पास डायरेक्शन के और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। चलो, कुछ लोगों को बेसिक बातें पता है, बट मैं आपको दुख के साथ सूचित करता हूँ कि ये बातें पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ठीक है, मैंने कहा सर इसके पास मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी तो होगी, स्केलर क्वांटिटी है। आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो इसके पास भी होगा, साथ ही साथ इसके पास एक और चीज होगी, डायरेक्शन, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? मैंने कहा सर अगर मैं बोलूं कि मेरे को 2 किलोमीटर चलूंगा मैं यहाँ से और किसी के घर पहुंच जाऊंगा, बट 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चलूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ 2 किलोमीटर से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता दोगे उससे काम नहीं चलेगा। 2 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन हैज टू बी टोल्ड बिकॉज़ दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, अत्यधिक इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शन। मैंने कहा कुछ स्केलर क्वांटिटीज के पास भी डायरेक्शन होती है। हाँ, जनरली आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटीज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। मैंने कहा बट ऐसा जैसे जरूरी कि नहीं है कि करंट। स्केलर। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ। मैंने कहा कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है। मेजरली हम बोलते हैं स्केलर के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बट केवल ये दो चीज होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं बन जाती, ध्यान रखें। मैंने कहा सर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। कोई भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर बनना है तो उसको ये चीज मस्ट है, ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं मस्ट। अगर कोई क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो कर रहा है तो वो क्वांटिटी भले ही उसके पास मैग्नीट्यूड हो, भले ही उसके पास डायरेक्शन हो, स्टिल वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन इसके बिना कंप्लीट नहीं होती, ध्यान रखें। मैंने कहा मैं ऐसी कई क्वांटिटीज आपको बता सकता हूं जिसमें स्केलर भी होती है और डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट स्टिल वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है। उसी में एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। बट स्टिल आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट सिंपली प्लस माइनस ऐड हो जाता है, उसमें हमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल आता है। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे आप बोलोगे स्पीड, मास, है ना, ऐसे कई सारे हैं, डिस्टेंस। ऐसी क्वांटिटीज जो स्केलर क्वांटिटीज है वो ये सारी, मैंने कहा इसके भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। आप बोलोगे वेलोसिटी, ठीक है, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, यहाँ पे स्केलर में आता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं, और ऐसे कई सारे आपके एग्जांपल हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज में आते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, ध्यान रखें। हम क्या बोलेंगे सर, एक वेक्टर क्वांटिटीज ए या बी नाम लेके चलेंगे। अब वो वेक्टर क्वांटिटीज आपको समझ में आना चाहिए कि या तो हम किसी फोर्स के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं या वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम तो बोलेंगे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसका मतलब कोई एक क्वांटिटी है। आप बोल सकते हो एक वेक्टर फोर्स ए है और एक फोर्स बी है। तो हमेशा इमेजिन करते जाना कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं फोर्स की, वरना वेक्टर वेक्टर बोलते बोलते हम भूल जाते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, है ना। हम सिर्फ नाम वेक्टर वेक्टर बोलने लगते हैं। तो सबसे पहले अब आपको ध्यान रखना चाहिए, हमें बात करनी है वेक्टर्स की। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कहा डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखेंगे हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। इसको हम बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। डायरेक्शन को हम कैसे, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है सर, एक वेक्टर को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया, इसका मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है। इस डायरेक्शन में अगर ड्रॉ किया तो इसका मतलब वेक्टर की डायरेक्शन कैसा है, ये है। और इसकी जो एरो की लेंथ है, जो एरो लेंथ है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी इसका मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है। छोटी लेंथ का एरो बनाया है इसका मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही कम की बात कर रहे हैं। बड़ी लेंथ का एरो बनाया है इसका मतलब आप बोलते हो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इनिशियल पॉइंट से एरो बनाते हैं, और जो एरो जिस डायरेक्शन में बना रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसका क्या होता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ये तो वेक्टर हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन, ये एरो अगर ए के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये वाला एरो इस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है, ये पूरा एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स भी यूज करते हैं। तो जनरली क्या करते हैं,
अगर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी को कोई सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उस सिंबल के ऊपर एक एरो ऐसे और ड्रॉ कर देते हैं। इससे हमको समझ में आ जाता है वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी ए। अगर सिंबल के ऊपर एक एरो छोटा सा बना हुआ है, इसका मतलब हम जो क्वांटिटी बात कर रहे हैं वो क्वांटिटी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कुछ लोग के दिमाग में आता है कि सर ये एरो की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए। नहीं, ये सिंबल है, इसमें एरो की डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी। वेक्टर ये है, ये वेक्टर को ड्रॉ किया गया है, ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं। सिंबल पे हमेशा एरो एक फिक्स डायरेक्शन में रहेगा इस तरीके से। अब या फिर इसको कभी कभी बोल्ड में लिख देते हैं। कैसा लिख देते हैं, तो बोल्ड करके भी लिख देते हैं। कुछ बुक्स तो ऐसे बोल्ड में यूज करते हैं। अगर बोल्ड वेक्टर, अगर ए को ऐसे बोल्ड करके लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है, वो जो क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं बहुत सी बात है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजों की, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अगर ए वेक्टर को ऐसे दो डंडे के बीच में लिखा मिल जाए तो समझ जाना कि सर इस वक्त हम एक ए वेक्टर की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन में हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है। ये केवल और केवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन अलग से रिप्रेजेंट हो रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने कहा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये होता है। अब मैंने कहा कुछ स्टैंडर्ड, कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़े से बात कर लेते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स पैरेलल कब कहलाएंगे? मैंने कहा सर जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन हो, दोनों की वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो, एक ही हो। जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, आप बोलोगे सर ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। The two vectors are parallel when they are in the same direction. They have the same direction. Direction उनकी कैसी है, सेम है। मैग्नीट्यूड देखो दोनों के अलग अलग दिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे if they have the same direction। दिख रहा है ए और वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन मैंने सेम ड्रॉ कर दी। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चाहो तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी लो। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि सर दोनों की वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। सिमिलरली मैंने कहा इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? आपने बोला कि सर दो वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड एज वेल एज द सेम मैग्नीट्यूड। आप बोलोगे सर ए वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब लिखेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन भी सेम दिख रही है और मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ भी हमने सेम बना रखी है, तो मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ दोनों का देखो पैरेलल वेक्टर्स में केवल डायरेक्शन सेम थी, पैरेलल वेक्टर्स में केवल डायरेक्शन सेम थी, मैग्नीट्यूड के बारे में कोई जरूरत नहीं है। मैंने इक्वल वेक्टर्स में डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तभी आप बोलोगे कि सर दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, थर्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर। मैंने कहा सर मान लो ये एक वेक्टर ए था, ये क्या था, ए वेक्टर था। अगर मैं इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, इसका मतलब क्या होगा, सर सेम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दो, ऑपरेट कर दो, चेंज नहीं कर दो, ऑपरेट। ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज अलग है, वो है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड देखिए दोनों का सेम होगा। अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन को आप 180 डिग्री से आप चेंज कर देंगे, जो डायरेक्शन पहले ऐसी थी आप उसे 180 डिग्री से उसको क्या कर देंगे, घुमा देंगे, तो आप बोलोगे सर वो दूसरा वेक्टर क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाएगा। अरे भैया कुछ बोलते रहा तो कुछ पूछते रहा तो यार, सुनाई दे रही है मेरी आवाज, समझ में आ रही है चीजें? यस सर, यस सर। बीच में यार मुझे थोड़ा सा हाँ बताते रहा करो कि मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। मुझे कभी कभी लगता है बस मैं अपने मोबाइल को बस देखे जा रहा हूँ, उसको पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा हूँ, बाहर से कोई मुझे देखेगा तो रहेगा अजीब पागल है यार, उधर से तो कुछ आवाज आती नहीं है, पता नहीं किससे बतियाया जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब समझ गए कि सर ऐसा वेक्टर, जैसे मैं बोलता हूँ आप लोग वहां बैठे रिपीट करते रहो। सॉरी
क्या हो गया बेटा? कोई कुछ बोलना चाह रहा था? बेटा इसका मतलब आप ही की आवाज क्लियर नहीं है, आप ही का नेटवर्क इशू है, क्योंकि आपकी आवाज अब दोबारा आई नहीं। सर सर जो ये सर हाँ वेक्टर्स जी होते हैं बेटा। इसमें हम सर जो ये पैरेलल और जो नेगेटिव वेक्टर्स है ये हम इनके बीच का एंगल लेके भी तो बता सकते हैं कि जो पैरेलल होंगे उनके बीच का एंगल 0 होगा और जो नेगेटिव होंगे उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अभी एंगल की बातें नहीं की ना हमने, अभी एंगल होता नो क्या, सर। मुझे एंगल ही नहीं पता। करेक्ट। तो अभी तो हम एक ही बात है, आप जब पढ़ोगे देखो, एक बात को आप 10 तरीके से बोल सकते हो, ठीक है? तो बोलने का तरीका है वो। तो मैंने आपको अभी एंगल के बारे में कोई बात ही नहीं की, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, तो अभी इसलिए मैं एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैंने कहा जिनकी दो डायरेक्शन सेम होगी, बात खत्म। ठीक है, आप उसको जीरो एंगल बोलते रहो, कोई बात नहीं बेटा, जब एंगल की बात करेंगे तब वो बात भी बोल पाओगे आप। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, यहाँ पे केवल एंगल से नहीं होगा बेटा, यहाँ पे देखो नेगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या होना था, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड एंगल 180 डिग्री, तो एक दूसरे को बनेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे आप बोलोगे सेम वेक्टर है, उसी को बस आपने 180 से रोटेट कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया आपने, सिर्फ डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया, तो आप उसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहोगे। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। और उम्मीद ये करता हूँ कि जैसा मैं आपको पहली क्लास से बोल रहा हूँ कि जैसे क्लास तुरंत बाद जो भी स्क्रीनशॉट लेते हो उसको तुरंत अपने नोट्स में कन्वर्ट जरूर कर रहे होगे। अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख दोगे, आपकी फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं अच्छी होने वाली, इस चीज को ध्यान रखना। पहली क्लास से बोल रहा हूँ और कई लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं आज की डेट में भी। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे चीजें टफ होती चली जाएंगी, है ना? तो ऐसी गलतियां ना करें। चलो और बातें करेंगे वेक्टर्स के बारे में। जब भी मैं बोल रहा हूँ वेक्टर्स, इसका मतलब समझ जाना दो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है दोनों फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं दोनों वेलोसिटीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो और देख लेता हूँ। मैंने नेगेटिव ऑफ वेक्टर, एक और टाइप बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिटी हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है हम उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैंने कहा सर मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसका मतलब क्या है? सर वो डायरेक्शन के काम आता है। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन में मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब डायरेक्शन तो यही रहे बट उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। इसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है सर? एरो की जगह पे यहाँ पे एक छोटी सी कैप यूज करते हैं। जहां पे भी वेक्टर के ऊपर कैप लगी दिख जाए तो समझ जाना सर वो एक यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अब जरा देखो, दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका फायदा क्या हो गया? मैंने कहा देखो कैसे बताते हैं। मैंने कहा इस ए कैप को आप कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैंने बोला कि सर इस डायरेक्शन में ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, 10 यूनिट है, मैं इस डायरेक्शन में अगर एक यूनिट वेक्टर चाहता हूं तो क्या करूं? उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। डायरेक्शन यही रहना चाहिए, तो मैं क्या करूं सर? अगर किसी वेक्टर को मैं 10 से डिवाइड कर दूं इसी वेक्टर को, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना रह जाएगा, 1। डायरेक्शन तो यही रह जाएगी। तो अगर आपको एक ही डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करो? उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो उसी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा वो ये होता है कि सर कभी कभी हमें डायरेक्शन पता है, ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर पता है, मुझे बोलता है कोई इसी डायरेक्शन में 3 यूनिट का कोई वेक्टर क्रिएट करो, तो क्या करोगे सर? उस यूनिट वेक्टर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और आपका वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन में कल को कोई मुझसे पूछे 5 यूनिट का एक वेक्टर दे दो, तो आप क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे उस यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी डायरेक्शन में 5 यूनिट का एक वेक्टर मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या कहते हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताने के काम आता है यूनिट वेक्टर। मैंने कहा स्टैंडर्ड क्या तरीका होता है कि देखो 3 डायरेक्शन जो लेते हैं ना अपन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, इन 3 डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। सर इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं आई कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली आप बोलते हो कि सर वाई डायरेक्शन में जे कैप बोलते हैं और जेड डायरेक्शन में क्या बोलते हैं? के कैप बोलते हैं। तो these are the 3 unit vectors in the direction x, y and z। आगे जाके हम इनको बहुत यूज करने वाले हैं। कोई मुझसे पूछे कि सर 5 यूनिट का एक यूनिट वेक्टर बता, 5 यूनिट का एक वेक्टर बता दो इन दी एक्स डायरेक्शन, तो आंसर पता है क्या दोगे आप? 5 आई कैप। 5 क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या चाहिए थी? एक्स। एक्स की डायरेक्शन में एक वेक्टर मुझे मालूम है जिसको हम बोलते हैं आई कैप। तो 5 आई कैप इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे y एक्सिस में अगर कोई मुझसे बोले 3 यूनिट का एक वेक्टर बता दो, तो आप बोलोगे 3 j कैप। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आर बेसिकली यूज्ड फॉर द डायरेक्शन है। तो ये 3 यूनिट वेक्टर हैं जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं कई बार। आई होप ये यूनिट वेक्टर आपको क्लियर होगा। ऐसे ही होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर भी बोलते हैं या जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है? 0। इसका मैग्नीट्यूड 0 हो। मैं क्या कोई बताएगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप बोलोगे सर इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अनडिफाइंड होगी, कोई डायरेक्शन डिफाइंड होगी ही नहीं। क्यों? मैंने कहा सर ये पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब मेरे को इस वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0। अगर मैं थोड़ा सा भी इसको वेक्टर को ड्रॉ कर दूंगा तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। दिस लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको है ही नहीं ना, इसका मैग्नीट्यूड 0 है। तो किस डायरेक्शन में वेक्टर है सर? कोई पता नहीं है कि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, कुछ है ही नहीं, डॉट रह गया ना। तो आप बोलते हैं इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अनडिफाइंड होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड। तो बोलते हैं सर इसका मैग्नीट्यूड भी 0 है, डायरेक्शन भी 0 है, तो अनडिफाइंड है, तो इस वेक्टर को आपने वेक्टर बनाया ही क्यों? है ना? कुछ लोग यही सोच रहे होंगे। मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना कि सर मैंने किसी को, मान लो आकाश को मैंने 4 ऑरेंजेस दिए। आकाश से मैंने बोला 2 ऑरेंजेस तुम इस बंदे को दे दो, 2 ऑरेंजेस उस बंदे को दे दो। अब आकाश के पास क्या बचा? कोई बताएगा मुझे? 0 ऑरेंजेस। 0 क्या? ऑरेंजेस। 0 ऑरेंजेस, राइट। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि आकाश के पास कुछ नहीं बचा। दैट्स रॉन्ग आंसर। कुछ नहीं से क्या मतलब होता है यार? मैंने तो सिर्फ ऑरेंजेस की बात की ना, बाकी आकाश के पास जो कुछ है उसका वो उसके पास रहेगा ना। मैंने बोला उसके बाद ऑरेंजेस की काउंट 0 हो गई होगी, तो आंसर आप 0 ऑरेंजेस बोलोगे तो ही करेक्ट है। जिसने आंसर 0 दिया था वो गलत हो गया बेटा। 0 क्या? समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर मैंने बोला 2 वेक्टर को मैं माइनस कर रहा हूं, 2 न्यूटन फोर्स माइनस 2 न्यूटन फोर्स, आप बोलोगे क्या बचेगा? आप बोलोगे 0 न्यूटन बचेगा। रिजल्ट मतलब 2 वेक्टर को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी एक नया वेक्टर आंसर में आना चाहिए। 2 घोड़ों को ऐड करोगे तो रिजल्ट में घोड़े आने चाहिए ना यार। ठीक है, अगर आपने केवल बोला 0 तो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, बल्कि 2 वेक्टर को जब अगर आप माइनस करोगे तो एक नया वेक्टर आना चाहिए, इसलिए हम उसको 0 वेक्टर बोलेंगे, मतलब नल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। वरना आप बोलोगे 2 वेक्टर को आपने माइनस किया, आंसर 0 आ रहा था, मतलब एक स्केलर आ रहा था। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2 ऑरेंजेस को अगर माइनस करोगे तो आंसर भी ऑरेंजेस में आना चाहिए। घोड़ों को माइनस करोगे तो घोड़े ही आने चाहिए।
इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि रिजल्ट में हमेशा आप जब भी जीरो लिखोगे तो जीरो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, जीरो तो एक मैग्नीट्यूड है ना, जीरो वेक्टर जब लिखोगे तब आप समझ जाओगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ और भी कई सारे होते हैं, बट इसका मतलब बेसिकली हमने कहा ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें काफी टाइम यूज होते रहेंगे, इनके बारे में हमें काफी कुछ पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? सर जब हम दो वेक्टर्स को टेल से टेल या फिर हेड से हेड मिलाते हैं तो उनके बीच का जो एंगल बचता है उसको हम वेक्टर एंगल बोलते हैं। एंगल उसमें भी दो बनेंगे, ठीक है। मैंने बोला कि सर मान लो ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। मुझे इन दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, तो आप क्या करोगे सर, इन दोनों वेक्टर्स को टेल से टेल मिलाओगे या हेड से हेड भी मिला सकते हो। अब जरा सोचो, मेरे को जरा बताना, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया इस डायरेक्शन में, आई होप सबको दिख रहा होगा। अगर मैं बोलूं कि सर मैं थोड़ा आगे आ गया, क्या मेरा वेक्टर चेंज हो गया? क्या कोई बताएगा मुझे? क्या वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई? क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया? No, sir. नो सर। अभी भी ये इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ है, मैं Yes, इसको sir. पीछे कर लूं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं इसी वेक्टर को पैरेलल, या ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं ऊपर कर दूं शिफ्ट, अभी भी अब मान लो ये डायरेक्शन ईस्ट है, आप और मैग्नीट्यूड इसका 2 यूनिट है, आप बोलोगे अभी भी एक वेक्टर है 2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। इस वेक्टर को मैं आगे ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, पीछे ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, ये वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है जब तक कि आप पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो। अगर इसको मैंने थोड़ा सा भी रोटेट कर दिया, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब ये वेक्टर चेंज हो गया। मतलब हम जो वेक्टर्स पढ़ते हैं आप उनको पैरेलली शिफ्ट कर लेते हो, उससे उस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता। क्लियर? तो हम पहली बात तो वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। ध्यान रखेंगे डायरेक्शन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आती है। तो सबसे पहले अगर हमें एंगल चाहिए होता है तो दोनों वेक्टर्स को हम टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा सर ए वेक्टर को ऐसे रखा, बी वेक्टर को पैरेलल खिसका के लेके आए तो कुछ ऐसा हो जाएगा। जब दोनों के टेल से टेल कनेक्ट हो गए तब आप बोलोगे इनके बीच में एक तो एंगल ये पॉसिबल है और एक एंगल ये वाला पॉसिबल है। तब हम उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिमिलरली हम एक और काम कर सकते हैं, हम इनको टेल टू टेल भी और ऐसे हेड टू हेड भी। मैंने ए वेक्टर को मैंने ऐसे रखा हुआ, बी वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करके लेके गया तो ये बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। आप बोलते हो अभी भी देखो दोनों में एंगल सेम ही आएगा, एंगल नहीं चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो ए वेक्टर ऐसा हो जाएगा और इसको आगे बढ़ा दो तो बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो देखो ए वेक्टर ऐसा हो जाएगा, बी वेक्टर ऐसा है, तो ये वाला एंगल की तो बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल तो एक ही बात है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो कहने का मतलब क्या, आप लिख लो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट मार के, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए होगा so the two vectors has to be connected, they have to be connected by tail to tail, आपस में वो tail to tail कनेक्टेड होने चाहिए या फिर head to head कनेक्टेड होने चाहिए। तो उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होता है वो उनके बीच का एंगल कहलाएगा। लिख लो अपनी लैंग्वेज में, टेल टू टेल आपस में कनेक्टेड होने चाहिए या फिर हेड टू हेड आपस में कनेक्टेड। जैसे मैं बोलता हूँ ना ऐसे लिखा करो यार, है ना, एकदम अपने जबरे तरीके से लिखा करो, अपने तरीके से। आपके नोट्स हैं ये मत सोचा करो कि यार मुझे रट्टा हुआ लैंग्वेज, जितना रट्टा हुआ लैंग्वेज लिखोगे उतनी यादें कम रहेंगी, आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो जब भी दो वेक्टर्स को आपस में टेल से टेल कनेक्ट करोगे या हेड टू हेड कनेक्ट करोगे तो उनके बीच के बनने वाला स्मॉलर एंगल को आप बोलोगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। गलती से भी अगर आपने, मैंने कहा ए वेक्टर ऐसा था और बी वेक्टर ऐसा था, एक के टेल को एक के हेड से कनेक्ट कर दिया और आप बोलोगे ये है स्मॉलर एंगल थीटा, सर दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड, आप बोलोगे दिस इज रॉन्ग, ये आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स नहीं है। जब भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स चाहिए होंगे तब आप बोलोगे सर उनको आपस में टेल टू टेल कनेक्ट होना चाहिए या फिर हेड टू हेड कनेक्ट होना चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कहीं कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। नो सर। चलो अच्छी बात है। मैंने कहा सर अब बहुत अच्छी बात है, अब छोटी छोटी बातें हैं। मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर
बाय स्केलर। अगर मैंने कहा सर एक ये वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, अगर मैं उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, स्केलर मतलब नंबर से 1 2 3 4 5 1/2 1/3, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता है? आप बोलते हो कि सर तब वो कुछ नहीं होगा सर, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ठीक है, आप क्या बोलोगे? सर उस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। अगर पहले ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a था, तो अब आप बोलोगे n a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा या उतने टाइम्स हो जाएगा? ऐसे नहीं बढ़ जाएगा, उतने टाइम्स हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। n की वैल्यू 1/3 है, तो मैग्नीट्यूड 1/3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? डायरेक्शन में कोई चेंज होगा जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब n की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? n कैसा है? नेगेटिव है। तो आप बोलोगे कि सर वेक्टर कैसा हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब क्या है? सर उसकी डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स 180 डिग्री से घुमा दोगे। अगर आपने नेगेटिव, मैंने कहा मान लो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स तो हो जाएगा, लेकिन माइनस की वजह से उसकी डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? सर ऑपोजिट हो जाएगी। तो अगर मल्टीप्लिकेशन वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा जितना टाइम उसका n की वैल्यू है। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन 180 से घूम जाएगी। नेगेटिव ऑफ वेक्टर याद आया? ये वेक्टर पहले आप बोलोगे n टाइम्स ऑफ a हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो फिर उसका माइनस ले लेना है, मतलब उसका नेगेटिव हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लें, तो स्क्रीनशॉट लो फिर। डन सर। हो गया सर। चलो, now we'll talk about the addition of two vectors. और सर अगर n की वैल्यू 0 हो तो? n की वैल्यू 0 तो वो 0 वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा, बट उसकी डायरेक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगी। ओके सर। अब दो वेक्टर्स का हमें एडिशन करना है। हमने कहा था ना सर कि सर इनका एडिशन नॉर्मल एडिशन नहीं होगा, डिफरेंट एडिशन होगा, है ना? तो आप क्या बोलोगे कि सर डिफरेंट एडिशन होगा तो उसके लिए एडिशन सीखना भी तो पड़ेगा। तो अब हमने कहा कि सर पहला जो लॉ है, मैंने को ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, इन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। मैंने कहा सर पहला तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ लगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ क्या बोलते हैं जरा देखेंगे। मैंने कहा सर ये दोनों वेक्टर को हम क्या करते हैं, एक काम करो, हाँ ठीक, तो ए बोल दो, तो बी बोल। कोई रीजन है, आप कैसे भी ले सकते हो, मैं बस थोड़ा मेरी जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको फॉलो करने के लिए मैं ऐसा बोल गया, ठीक है? आप कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि सर आप इन दो साइड्स को दो ट्रायंगल की कॉन्सेक्यूटिव साइड्स की तरह रिप्रेजेंट कर दो। मैंने कहा सर कोई से भी आप चाहे बी स्टार्ट करो पहले, ए स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ए को ले लेता हूँ। आपने बोला पहली साइड आपने देखो ऐसे ड्रॉ की, ये ए हो गया, ये हो गया इसका टेल, ये हो गया हेड। जहां पे ए का हेड आए वहां पे बी का हेड रख दो, पैरेलल शिफ्ट करके बी का हेड और इस तरीके से, ठीक है? ये बी हो गया। आपने बोला if these two vectors are representing the two consecutive sides of a triangle, then the third side in the opposite sequence, देखो tail head, tail head। अब आप बोलोगे थर्ड साइड अगर आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना है तो टेल हेड ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं, ऑपोजिट सीक्वेंस में, मतलब इस तरीके से।
ये जो वेक्टर है इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। एंड ये जो वेक्टर होगा वो वेक्टर a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, बेटर सुनना। If the two sides of a triangle are represented by the two vectors a and b in a sequence, मतलब tail head, और जहाँ पे head खत्म हो रहा है वहाँ पे tail head, थर्ड साइड अगर हम ड्रॉ करते तो यहाँ पे tail रखते, यहाँ head रखते, पर उसमें बोला नहीं, इस सीक्वेंस में नहीं, उल्टे सीक्वेंस में, मतलब फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग से वेरी एंड पे आपको कनेक्ट करना है। tail head, then the third side of the triangle will be equal to the vector a plus b. It means या तो हम ये दो वेक्टर रखें, ए वेक्टर या बी वेक्टर, या इनको हटा के केवल ये वाला वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दोनों का सेम इफेक्ट आएगा, बिकॉज़ दिस वेक्टर इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ दीस टू वेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, आप बुक की हेल्प से इसकी प्रॉपर लॉ का डेफिनेशन भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं जो बोलता हूं आप उसको भी लिख सकते हो। सिंपल, अगर आपको समझ में आ गया आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? इफ द टू वेक्टर्स A and B vectors are representing the two consecutive sides of a triangle in a sequence, then the third side of the triangle in the opposite sequence represents the vector sum of A and B. ठीक है, तो आप बोलोगे जो थर्ड साइड होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? मतलब दिस इज द वेक्टर जो इन दोनों के सम के बराबर है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा इसको एक और लॉ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। मैंने कहा सेकंड लॉ जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? मैंने कहा सर इफ द टू साइड्स are represented by, if the two sides are represented as the two adjacent sides of a parallelogram, देखो a वेक्टर को आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया एंड b वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे ले गए। अब यहाँ पे देखो दोनों टेल से टेल कनेक्ट होंगे, यहाँ पे टेल हेड ट्रायंगल लॉ में टेल हेड सीक्वेंस में होते हैं। मैंने कहा पैरेललोग्राम में दोनों टेल से टेल कनेक्ट करोगे, इन एडजेसेंट साइड्स बनाओगे किसी पैरेललोग्राम की। आपने कहा इस पैरेललोग्राम को जब कंप्लीट करोगे, जब आपने बोला इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करोगे तो इनके जो दोनों टेल कनेक्शन जहां हुए हैं वहां से पास होने वाला जो डायगोनल होगा वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? वो आर वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। दिस आर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी। फिर से सुनना, इफ द टू वेक्टर्स connected by tails represent the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram passing from here, right, at the point जो भी जंक्शन है उससे पास होने वाला जो डायगोनल होगा, this diagonal will represent the addition of these two vectors। अब पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होते हैं, ध्यान रखना। तो उसमें कौन सा डायगोनल जो इनके बीच से पास होता हुआ निकलता हो, ये वाला डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं। पहली चीज, आज जो देखो ये ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। देखो ए वेक्टर को आपने ऐसे ड्रॉ किया, अगर इस बी वेक्टर को यहां रख दें तो ये भी बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। इस ये ऑपोजिट साइड कैसी होती है? सेम होती है ना। आपने बोला ऑपोजिट साइड अगर मैं यहां रख दूं तो देखो ये बी वेक्टर की तरह हो जाएगा, जिसका टेल कहां पर रखा है? यहाँ पे। ऐसे पैरेलल शिफ्ट करोगे तो आप बोलोगे ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल देखो ये ट्रायंगल ये वाला ही ट्रायंगल बना हुआ है भाई, दोनों से रिजल्ट तो सेम आना चाहिए ना। आ भी रहा है देखो। पैरेललोग्राम लॉ इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें इंपॉर्टेंट पता चीज क्या एक और है, ये जो दूसरा डायगोनल है, ये जो दूसरा डायगोनल है ये वाला, ये इनका डिफरेंस देता है। ये a माइनस बी वेक्टर देगा। अब इसमें ध्यान रखना, मैंने देखो बी वेक्टर से स्टार्ट किया और ए वेक्टर पे इसको खत्म हो गया, इसलिए मैं जिस पे खत्म होता है वो पहले आएगा, a माइनस बी। अगर इसी वेक्टर की डायरेक्शन में यहां से स्टार्ट करके इधर की तरफ एरो बनाता, ठीक है, तो वो वेक्टर हो जाता b माइनस ए। इसका नेगेटिव हो जाता ना, इस वेक्टर का नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आप बोलते हैं वो क्या होता है? b माइनस ए। तो जिस पे वेक्टर खत्म हो रहा है, ये अभी a पे खत्म हो रहा है तो हम लिखेंगे उसको a माइनस बी। अगर ये वेक्टर इधर खत्म होकर ये वाला डायगोनल हम ऐसे बनाते तो वो b माइनस ए हो जाता। तो ये छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान रखना। ये वाला डायगोनल इनका एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला डायगोनल जो है वो इनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। डिफरेंस में भी आप a माइनस बी और b माइनस ए कैसे लेना है
अगर ये वेक्टर ऐसे है तो इसका मतलब ए पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी। इसका अगर घुमा देंगे 180 से, मतलब ये वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ बी पे खत्म होगा तो उसे बोलेंगे बी माइनस ए। देखो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लैंग्वेज में लिखना बहुत आसान है। The two vectors are representing the two adjacent sides of a triangle, then the diagonal of the parallelogram, then the diagonal of the parallelogram passing from their junction या connection represents the vector addition of two vectors A and B. Is it clear? Any doubts? अरे हाँ या ना? नो सर। ठीक है, क्लियर है सर। मैंने कहा सर एक इसको हम पॉलीगन लॉ भी बोल देते हैं। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है सर? पॉलीगन लॉ का मतलब हो गया अगर हमें दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने हैं तो उसको ट्राइंगल लॉ की तरह फॉलो करते जाते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, मैंने कहा ये मेरा पहला वेक्टर था ए वेक्टर, ये मेरा दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, ये मेरा एक तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर। इन तीनों वेक्टर का एडिशन करना है। और भी हो सकते हैं 3 4 5, जैसे मैंने कहा अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो उसको हम पॉलीगन लॉ कैसे यूज करते हैं। मैंने कहा जैसे ट्रायंगल करते हैं टेल हेड ऐसे हम ड्रॉ करते जाएंगे, टेल हेड जितने वेक्टर है सबको ड्रॉ करते जाएंगे। मैं क्या करूँ, करते जाओ। ए वेक्टर उठाया मैंने, कोई सा भी वेक्टर पहले उठा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने ए वेक्टर उठाया, देखो ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर देखो ऐसे पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो देखो बी वेक्टर कुछ कैसा होगा, बी वेक्टर। सी वेक्टर देखो कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, सी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट किया तो समथिंग ऐसा होगा सी वेक्टर। तो देखो टेल हेड, दूसरे का टेल हेड, तीसरे का टेल हेड, ऐसे ही 3 4 5 जितने वेक्टर्स आएंगे सबको टेल हेड कनेक्ट करते जाओ। और फिर आप बोलोगे द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। अब देखो ये वाली ये ओपन साइड रहेगी ना, द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन इन द ऑपोजिट सीक्वेंस विल रिप्रेजेंट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। ट्रायंगल में भी तो यही करा क्या, दो साइड बना दी, थर्ड साइड जो क्लोजिंग साइड थी वो क्या रिप्रेजेंट करा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपने बोला दो से ज्यादा साइड्स बन रही है अगर, क्योंकि दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हो, जितने भी है 3 4 5 सबको ड्रॉ करते जाओ। लास्ट में जो ओपन साइड हो जाएगी, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जॉइन करने वाला जो वेक्टर होगा इन दी ऑपरेंट सीक्वेंस, ये टेल है चल रहा है, देखो ये हेड टेल आ गया उल्टा। तो आप बोलोगे द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन इन द ऑपोजिट सीक्वेंस रिप्रेजेंट द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल दीस vectors. This is called polygon law of vector addition. इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। If the vectors are representing the sides of a polygon, then the closing side of the polygon, polygon मतलब क्या होता है, multiple sides का आपने जो ये फिगर बनाया इसको हम polygon बोलते हैं। Then the closing side of the polygon in the opposite sequence represents the vector addition of all the vectors. अब इसमें important point क्या है, मान लो मैंने x से वेक्टर ड्रॉ किए, क्लोज्ड पॉलीगन अगर बन रहा है आपका ऑलरेडी, मैंने कहा ऐसे कुछ वेक्टर लिए, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया, ई वेक्टर हो गया। अब जरा देखो, अगर ऐसे अरेंजमेंट हो रहा है कि सर आपके वेक्टर से ही एक क्लोज्ड पॉलीगन बन गया, क्लोज्ड पॉलीगन का मतलब क्या हो गया, सर आप वेक्टर ड्रॉ करते करते देखा आपने कि सर जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट आ गया। अब रिजल्टेंट क्या ड्रॉ करना था, सर जो ओपन साइड थी, ओपन साइड तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया सर, जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट का मतलब कितना हो गया, जीरो। इन सारे वेक्टर्स का एडिशन कितना आ जाएगा, एक जीरो वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके वेक्टर्स एक क्लोज पॉलीगन बनाते हैं, देन आप बोलोगे उन सब का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू द जीरो वेक्टर। तो ये कुछ आपके ग्राफिकल मेथड्स है। देखिए अभी हम इनके मैग्नीट्यूड के बारे में ज्यादा बात नहीं की, हमने रिलेशन नहीं निकाल पाए अभी मैग्नीट्यूड के बारे में। अभी तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सीखा कि कैसे हम वेक्टर्स को एडिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी ग्राफ्स फिगर्स। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ो। सर आपने कहा था सर जो नल वेक्टर होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो सर इसमें सर जीरो के ऊपर तो सर हाँ अनडिफाइंड, तो सर अच्छा
तो सर इसके ऊपर जो ये आपने डायरेक्शन लगाई है ये भी सर फिर अनडिफाइंड होगी ना, ये वाली भी? मैंने देखो अभी आपको, मेरे को मालूम था आपका ये डाउट आएगा। आपको याद है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन है सर ये। नहीं बेटा, ये डायरेक्शन नहीं है, ये सिंबल है। सिंबल के ऊपर अगर एरो लगाए तो वो ये बता रहा है कि सर हम जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। आपने कभी देखा ए वेक्टर के ऊपर मैंने सिंबल देखो, सबके सिंबल एक ही डायरेक्शन में नहीं बने दिख रहे तुमको? सबकी डायरेक्शन अलग अलग है कि एक ही डायरेक्शन में है? एक ही डायरेक्शन है। क्या मैंने इनकी डायरेक्शन में इनके एरो बना रखे हैं? नो सर। अगर ऐसा होता तो ई पे एरो ऐसे बनाता मैं? यस सर। ये सिंबल्स हैं, ये एरो सिर्फ ये बता रहे हैं कि दीज क्वांटिटीज, ए क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी क्वांटिटी, मैंने पहले बोला था सिंबल के ऊपर वाला जो एरो है वो सिर्फ ये बता रहा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ये जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये जो वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला एरो जो है वेक्टर ड्रॉ के ये डायरेक्शन बताता है। जीरो वेक्टर जरा ड्रॉ करके बताओ, यहाँ कैसे ड्रॉ करोगे? नहीं हो पाएगा। मैंने, मुझे मालूम था ये बच्चों का डाउट आता है, तुमने पूछ दिया, कई लोगों को अभी भी आ रहा होगा। मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया था, देखो ये सिली डाउट आते हैं कि यार बी वेक्टर के ऊपर जो एरो बना है वो उसकी डायरेक्शन दिखा रहा होगा, है ना? स्टार्टिंग में बताया था, याद है? सिंबल की बात की थी। यस सर। तो मुझे मालूम है बेटा आप लोग कहाँ कहाँ अटकते हो, ठीक है? बस यही एक्सपीरियंस है, ये कह सकते हो कि भाई जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उससे मुझे बस आप बोलने से पहले आपके डाउट मुझे मालूम होते हैं। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और आपने कभी पूछा क्योंकि दिमाग से स्किप हो गया, राइट? आपने पूछ लिया, मैं कह रहा हूँ और कई लोग हैं जिनके दिमाग में ये चीज आ रही होगी बट उन्होंने पूछा भी नहीं। तो इट्स गुड, पूछ लिया करो, मन में कुछ मत रखा करो। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। हो गया सर। तो ये तो हमने बोला कि सर हम पिक्चर की हेल्प से, अच्छा आप लोगों को जूम होकर दिख रहा है क्या, अभी नॉर्मल दिख रहा है? नॉर्मल है सर। चलो मतलब मुझे जूम, चलो सो चलो अभी हमने बात की कि फिगर वाइज हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन में, हम दो वेक्टर, दो फोर्सेस को ऐड करेंगे तो तीसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, है ना, किस डायरेक्शन में आएगा, एंगल वगैरह कितना होगा, वो सब बातें करेंगे और हम मैग्नीट्यूड रिलेशन निकालेंगे। अभी ड्रॉ करने में तो आ गया ना, मैंने कहा दो फैक्टर, दो फोर्सेस ऐसे ड्रॉ हो रहे हैं तो तीसरा फोर्स है उनका रिजल्टेंट किधर की तरफ ड्रॉ करोगे। मैंने कहा सर एक फोर्स 10 न्यूटन का है, एक फोर्स 12 न्यूटन का है, डायरेक्शन दे रखी है, तो बताओ तीसरा वेक्टर का जो आएगा फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो वो देखो मैंने कोई बात की, ये ए वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना मान लिया, ए के बराबर मान लिया। ये बी वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना मान लिया, बी के बराबर, राइट? आपने बोला इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है? तो आप बोलो क्या करोगे, पैरेललोग्राम की तरह इनको पहले तो ड्रॉ कर लो। ये ए वेक्टर हो, ये बी वेक्टर हो गया, एक पैरेललोग्राम की तरह इसको ड्रॉ करो। एक काम करो, मैं बड़ा फिगर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे। थोड़े बड़े बड़े वेक्टर्स देता हूँ। मान लो ये एक वेक्टर ए हो गया और ये एक वेक्टर बी हो गया, ड्रॉ कर लो पैरेललोग्राम में। ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है? पैरेललोग्राम बना दो इनका। मान ली इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, दिख रहा होगा? दोनों के टेल से टेल कनेक्टेड है तो आप बोल सकते हो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। अब जरा देखो, मैंने कहा सर यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड कर दो और इससे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है? क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखना, मैंने कहा रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पे ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, इसी का तो मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। अब जरा देखो, मैंने कहा जरा इधर की बात करो, ये वेक्टर बी था, ये क्या है, वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ए है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अगर हम इसकी बात करें तो सर ये वेक्टर बी है और तो इसका मैग्नीट्यूड भी बी के बराबर होगा,
ऑपोजिट साइड है, ये देखो पैरेलल साइड, तो ये भी बी के बराबर होगा कि नहीं होगा बेटा? ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी बी के बराबर ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर बी है तो इस लाइन का मैग्नीट्यूड भी बी होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। आप बोलते हो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, नहीं बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखो, मैंने कहा अगर सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, ये जो साइड है देखो, ये इतनी साइड यहां से लेके यहां तक, दिस इज बी कॉस थीटा, और ये जो साइड है दैट इज बी साइन थीटा। मैं एक बार सिखाऊंगा, आगे लाइफ में कभी नहीं सिखाऊंगा, देख लेना कैसे। बहुत सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लो। अगर ये एंगल थीटा है, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस बी के बराबर है, तो ध्यान रखना आपने बोला सर cos थीटा कितना होता है? cos थीटा इज बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होता है? ये दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो आप बोलोगे सर cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? इसको हमने बोल दिया बेस और इसको बोल दिया परपेंडिकुलर, तो आप बोलोगे सर दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे b, तो जरा बेस की वैल्यू जरा देखो कितनी आ रही है, बेस इज इक्वल टू b cos थीटा। बेस किसके बराबर आ गया? b cos थीटा के बराबर। परपेंडिकुलर मैंने कहा sin थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालोगे तो h sin थीटा, और हाइपोटेन्यूस यहाँ किसके बराबर है? b के बराबर है, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू b sin थीटा। अब आगे हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करोगे, उस राइट एंगल ट्रायंगल में आप बोलोगे जिस साइड के साथ एंगल थीटा बन रहा होता है उस साइड की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूस इनटू cos थीटा, एंड जो दूसरी साइड होती है परपेंडिकुलर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? हाइपोटेन्यूस इनटू sin थीटा। आगे से हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे हम इसको कंपोनेंट्स में भी पढ़ेंगे तो बहुत यूज होने वाला है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने कहा जरा देखो, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, मैंने नाम दे दिया इसको, मान लो MPN। अगर MPN की बात करो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं ट्रायंगल MPN की बात करूं, ट्रायंगल MPN की बात करूं, तो देखो ये रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड R मानिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम क्या मानते हैं? R। इसी की तो वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसका ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और यहां से यहां तक बेस हो गया। तो अगर मैं नॉर्मल थ्योरम लगा दूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब PN का स्क्वायर। कौन है अनम्यूट करो प्लीज। देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, चलो इसको नाम भी दे देते हैं पहले, MP स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, सॉरी MN स्क्वायर, यही होगा ना। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। मैंने कहा वैल्यू रखो, इस हाइपोटेन्यूस को तो अपन R के बराबर बोल रहे हैं, तो आप बोलोगे R स्क्वायर इज इक्वल टू PN। PN क्या है यहाँ पे? ये मतलब B sin थीटा, मतलब B sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक की साइड MN का स्क्वायर, मतलब यहां से यहां तक। देखो यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड कितना है? A है। यहां से यहां तक का कितना है? A के बराबर है, और ये कितना है? B cos थीटा। तो आप बोलोगे टोटल कितना हो गया? A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या? इस पर्टिकुलर पोर्शन में कोई दिक्कत? नो सर। नो। मैं का वैल्यू पुट कर दूं, R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को आप, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को जब साथ में लेके आओगे, B स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और वो कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? सबको पता होना चाहिए भाई साहब। अब मुझसे ये भी उम्मीद मत करो कि मैं ये भी आपको बताऊंगा। जब इन दोनों टर्म को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी, अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, अंडर रूट। ये आपका आ गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, आपने बोला दो वेक्टर्स थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड कितना था, ए एंड बी। ए और बी क्या है यहाँ पे, सर ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। थीटा क्या है यहाँ पे, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल था, ए वेक्टर का और बी वेक्टर के बीच का एंगल था। ठीक है, आप बोलोगे सर रिजल्टेंट का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा सर मेरे को मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, मुझे डायरेक्शन और बता दो। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे सर, ये बता दो कि किसी भी एक वेक्टर से मुझे अगर इसकी डायरेक्शन पता चल जाए, एंगल पता चल जाए। मैंने कहा इस वेक्टर का अगर मैं एंगल अल्फा मान लेता हूँ ए वेक्टर से, अगर मैं ए वेक्टर से इस रिजल्टेंट को एंगल अल्फा मान लेता हूं, तो आप बोलोगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होगा, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहां से एक और फॉर्मूला यूज करोगे, tan अल्फा। ध्यान से सुनो, अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द वेक्टर ए। Then tan alpha is equal to perpendicular upon base. So that will be equal to b sin theta upon a plus b cos theta. ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। देखो अल्फा क्या था सर, रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर a से था, तो आंसर क्या है, b sin theta upon a plus b cos theta। अगर यही एंगल अभी मुझे यहां से पूछा जाता बी से, मान लो बीटा होता, तो आप बोलते हो सर वहां पे आप क्या निकालते, अगर वेक्टर बी से एंगल चाहिए होगा तो आप बोलते यहाँ पे ए आ जाता, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। और कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा लिख देता हूँ, अगर ये एंगल बीटा है तो टेन बीटा क्या लिखोगे सर, टेन बीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस। अब बीटा क्या हो गया सर, बीटा कौन सा एंगल है सर, बी वेक्टर से। जब एंगल बी वेक्टर से है तो यहाँ ए आ रहा है और यहाँ ए आ रहा है। जब ए वेक्टर से एंगल निकाला है तो देखो यहाँ बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है। तो ये दो तीन छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या करनी है, दो तीन छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ये डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल लेवल। ये डेरिवेशन आपसे पूछते ही ये ध्यान रख लो, तो आपको ये डेरिवेशन करना आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं आपको सिर्फ रिजल्ट बता सकता था। ये डेरिवेशन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपके स्कूल लेवल पे भी चीजें आपसे पूछी जाती है, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बाकी तो मुझे तो बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं बस। एक चीज तो क्लियर होगी, मैंने कहा सर अगर मैं बोलूँ ये वाला वेक्टर, देखो दूसरा डायगोनल, ये पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल है ये वाला, ये वेक्टर क्या देगा सर, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देगा, ये तो सबको पता है ना। इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना होगा तो कितना निकालेंगे, स्क्रीनशॉट लो फिर निकाल लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसको जरा। ठीक है, हो गया सर। ओके। अगर मुझे a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू कुछ भी नहीं है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस इज नथिंग बट दोनों वेक्टर के बीच का सेम है, रिजल्टेंट बस देखिए यहाँ पे माइनस आ गया है, वेयर थीटा इज अगेन एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b। ठीक है, a माइनस बी इज नथिंग बट आप ऐसे भी कर सकते हो, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये दूसरा तरीका होता है। इसको आप पैरेललोग्राम में सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपने a वेक्टर ड्रॉ किया, b वेक्टर ऐसे ड्रॉ करता है, माइनस ऑफ b वेक्टर किधर ड्रॉ होगा इधर, और फिर उन दोनों के बीच में पैरेललोग्राम लगा लोगे। ठीक है, तो नया वेक्टर बना के भी वो भी एक तरीका होता है। मैंने कहा अगर आपको सिंपली मैग्नीट्यूड पता है और मैग्नीट्यूड वगैरह चाहिए तो क्या करोगे आप, दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, रिजल्टेंट में वहां पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर मैंने बोला यहाँ पे tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा क्या है, अल्फा क्या है सर, वेक्टर a माइनस बी जो वेक्टर है ना, उसका एंगल है विद a वेक्टर।
ये देखो, ये वाला एंगल की बात करें, अगर ये जो है ये वेक्टर अगर अल्फा एंगल बना रहा होता है इससे, ए वेक्टर से, देखो दोनों के हेड कनेक्टेड है, मैं बोल सकता हूँ ये एंगल अल्फा है, हाँ है। अगर अल्फा एंगल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, उसका एंगल है ए से, ये ए माइनस बी आया ना, ए वेक्टर माइनस बी, अगर ए से अल्फा एंगल बनाए तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सेम वही फॉर्मूला बनेगा, b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा हो जाएगा। तो फॉर्मूले वही है, बस इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर आपको दिख रहा है तो क्लियरली विजिबल होगा। रिजल्टेंट मतलब एडिशन के में जो रिजल्टेंट का माइनस का फॉर्मूला आया था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ रहा था। tan अल्फा जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलोगे तो ही याद रहेगा, वरना आप 2 लेक्चर के बाद भूल जाओगे। tan अल्फा वेयर अल्फा क्या है, रिजल्टेंट आपका जो a वेक्टर से एंगल बना रहा है वो अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा आ रहा था। मैंने कहा अगर मुझे डिफरेंस चाहिए a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर tan अल्फा चाहिए वेयर अल्फा क्या है, ये जो a माइनस b वेक्टर है ना, ये एंगल a से कितना बना रहा है, अगर वो एंगल अल्फा है तो आप बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। इसमें कहीं कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मेरी तरफ से ये क्लियर है। सर कोई डाउट? सर बोलो। सर इसमें ये वाला एंगल भी अल्फा है और ये वाला एंगल भी अल्फा है, दोनों सेम होते हैं क्या? अरे बेटा क्यों सेम होते हैं बेटा, मैंने नाम सेम ले लिए बेटा, ये दो अलग अलग चीजें थी, मैंने एक मिनट समझा दी। इसको गामा ले ले भाई, ले इसको गामा बोल दे, खुश रह तू। कैसे बात कर रहा है, कैसे सेम हो सकता है यार, ले खुश रह, क्योंकि गामा यूज नहीं करते हम जनरली, उस केस में भी अल्फा ही बोलते हैं। एंगल है, सिंबल्स है, कुछ भी रख दो आप खुश है? यस सर। देखो लग रहा है कि एंगल सेम हो सकते हैं यार, कैसे पॉसिबल, कैसी बात है, एंगल सेम नहीं होते बेटा, अलग अलग एंगल है। अगर ऐसे होते तो फिर फॉर्मूले अलग अलग है, थोड़ा यहाँ दिमाग लगा, दोनों एंगल सेम होते हैं, वैल्यू कैसे सेम आ जाएगी बेटा, एक जगह पे a माइनस बी cos थीटा, एक जगह a प्लस बी cos थीटा, दोनों वैल्यू सेम आएंगे? मैं दो अलग अलग फॉर्मूले क्यों लिखवाता, मैं एक ही फॉर्मूला लिखवा देता ना बेटा कि अल्फा सेम आएगा। ठीक है, खुश? क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? नो सर। चलो स्क्रीनशॉट लो, इसको आगे बढ़ाएं। चलो आज इतना ही, क्योंकि टाइम ऑफ काफी इसके स्पेशल केसेस हमको करने हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके स्पेशल केसेस देखेंगे, ठीक है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। देखो वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से बता रहा हूँ, ये वेक्टर्स पूरी फिजिक्स में चलने वाला है, और जिसका फिजिक्स स्ट्रांग होगा उसका वेक्टर स्ट्रांग होगा ही होगा, और जिसका वेक्टर वीक हो गया उसका फिजिक्स वीक हो जाएगा, इस बात की भी गारंटी है श्योरिटी के साथ। इस बात को बहुत गांठ बांध के चलना है, इसलिए वेक्टर्स में बिल्कुल भी नहीं करना, वेक्टर्स बहुत अच्छे से करना, वेक्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, क्योंकि वेक्टर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बिल्कुल भी आप इसमें ये मत सोचना कि हम एक दिन बात कर लेंगे, जितनी चीजें मैंने आज करा दी खुद घर पे जाके पहले तो नोट्स बनाओ, हर वो चीज रिवाइज करो कि सर मैंने क्या क्या चीजें बताई थी, एंगल कैसे बताया था, दो वेक्टर का ये जो डेरिवेशन है ये आपके स्कूल में पूछा जाता है, तो खुद डेरिवेशन ऐसे 2-3 बार 4 बार करके देख लो कि यहाँ से ये से डेरिवेशन बन रहा है। ये फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए ये आपको याद हो जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, तो तुरंत हर चीज को रिवाइज करते चलोगे, 2-3 लेक्चर में ये वेक्टर्स खत्म होगा है, ठीक है, 2-3 हाँ 3 to 4 लेक्चर में हम पूरा वेक्टर खत्म करते हैं, और पूरे साल पूरी अगली साल ये यूज होता है, और जिसने ये 3-4 लेक्चर अच्छे से नहीं किए तो वो बहुत परेशान होने वाला है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर बोलो। सर ग्राफ वाले पोर्शन की डीपीपी नहीं मिली। ग्राफ वाले पोर्शन की डीपीपी आपका टेस्ट था इसलिए नहीं मिली होगी, आपको डीपीपी मिल जाएगी। ओके सर। सर ठीक है, हाँ जी बेटा। सर जैसे tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा, वैसे tan बीटा b sin थीटा b माइनस a cos थीटा होगा। वेट, अल्फा थीटा बीटा ये सब क्या, पहले मुझे ये बताओ। पर एक मिनट, आपने भी फॉर्मूला लिखा है tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। एक सेकंड, a प्लस b cos थीटा लिखा है बेटा? सर नहीं, दूसरे वाले में सब ऑपोजिट वाला था, a माइनस b वाला था। a माइनस b वेक्टर के लिए बोल रहे हो, ठीक है, हाँ इसे मैं कंफर्म तो करता हूं, कंफर्म क्या तो उसमें हाँ तो उसमें tan बीटा हो जाएगा b sin थीटा अपॉन b माइनस a cos थीटा।
a sin थीटा माइनस b a sin थीटा अपॉन b माइनस a cos थीटा होगा ना बेटा, a की जगह b की जगह a आ जाएगा ना। ओके उस पिछले वाले में याद है a की जगह b की जगह a आया कि नहीं आया? यस तो इसमें भी a की जगह b की जगह a आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। क्लियर? चलिए और कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। सर जो फर्स्ट वाला हमारा टेस्ट हुआ था उसमें ना मुझे आंसर की मतलब जो आंसर है उसमें एक तो उन्होंने सॉल्यूशंस तो दे नहीं रखे, सिर्फ क्वेश्चंस दे रखे हैं सॉल्यूशन की में जाके। मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो। सर जो सॉल्यूशन की पे जाते हैं तो उसमें तो हर एक क्वेश्चन आ रहा है टेस्ट का, लेकिन उनका करेक्ट आंसर तो नहीं आ रहा। मतलब आप बोल रहे हो टेस्ट आपने जो दिया है उसमें रिव्यू वाला ऑप्शन आना है आपके? हाँ रिव्यू वाले ऑप्शन में सारे क्वेश्चन शो हो रहे हैं टेस्ट के, लेकिन उनका करेक्ट ऑप्शन नहीं शो हो रहा, करेक्ट आंसर नहीं शो हो रहा, सिर्फ क्वेश्चन शो हो रहे हैं। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ही है कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर विजिबल है कि क्वेश्चन भी विजिबल है? क्वेश्चन तो पूरा विजिबल है ऑप्शन के साथ, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं विजिबल। एक काम करना, आप मुझे है ना स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देना मेरे पर्सनल नंबर पे, वहां पर मेरे को आपकी बात शायद समझ में नहीं आ रही है, ठीक है? ठीक है सर। हाँ चलो, और कोई डाउट? चलिए थैंक यू हर्ष सर। गुड इवनिंग सर। ओके सर, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।